welcome back to my YouTube channel. This is the lecture 29 of a highway engineering and we are covering the module 3, that is the traffic engineering. In the previous lecture we have covered the topic number of conflict point at the uncontrolled intersection. ओके तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या बाकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखो ताकि आपको आगे का टॉपिक समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रोटरी एंड द कैपेसिटी ऑफ अ रोटरी। सो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ अ रोटरी। ओके, रोटरी क्या है? रोटरी क्या होता है? एक रोड जंक्शन होता है जहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है अराउंड अ सेंट्रल आइलैंड। ओके, अब ये क्या होता है वो मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ठीक है, तो रोड जंक्शन लेड आउट फॉर अ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन अराउंड अ सेंट्रल आइलैंड। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर एक जंक्शन कंसिडर कीजिए, ये एक जंक्शन है। ठीक है, जहाँ पर कई सारी रोड आके मिल रही है। रोड कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने 4 इधर लिए हैं, ये एक रोड है, ये दूसरी रोड है, ये यहाँ पर आकर इसका जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनका कोलिजन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आपको एक रोटरी दिया आपने। ठीक है, ये क्या है आपका सेंट्रल आइलैंड है, रोटरी। ठीक है, तो अब क्या होगा आपको, ये देखिए जितने सारे एरोज हैं ना, ये आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ये बहुत सिंपल है। ये जस्ट कैसे व्हीकल इसमें मूव कर सकता है इस रोटरी में वो बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि अगर मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, तो इसमें व्हीकल कैसे मूव करेगा। अगर इसमें आने वाला रोड ये है और जाने के लिए ये डायरेक्शन में दिया गया है, ठीक है, लेन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इसको अगर इस रोड में जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वाले रोड वाले इंसान को इसमें रोड में जाना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से मुड़ के नहीं जा सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज पाथ फॉलो करके इसे ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर इसे यहाँ जाना है तो ये डायरेक्टली ऐसे मुड़ सकता है और अगर इसे यहाँ जाना है तो ये इधर से नहीं जा सकता, ये इसको ऐसे ही क्लॉकवाइज ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये वाला भी देख लो, अगर ये वाले रोड वाला है तो वो कैसे करेगा, अगर उसको यहाँ जाना है इस रोड में तो वो ऐसे नहीं जा सकता, अगर इसको इस रोड में जाना है तो भी वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो क्या करेगा क्लॉकवाइज इसमें आएगा या फिर क्लॉकवाइज आके इसमें जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंटरसेक्शन है या जंक्शन है वहाँ पर व्हीकल का कोलिजन ना हो। ठीक है, और वो एक डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो व्हीकल है उसमें क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है ना रहे। ठीक है, मतलब अगर कोई व्हीकल फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से जा रहे हो और अगर सामने से किसी व्हीकल का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो किधर से भी आ रहा है, तो क्या होगा आपका कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपको एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए रोटरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब रोटरी की गाइडलाइंस क्या है, आप कैसे सेलेक्ट करोगे रोटरी को, हम वो देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारे गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ रोटरीज। अब आप रोटरीज को कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो जब व्हेन ट्रैफिक एंटरिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन आर रिलेटिवली इक्वल, जिस अलग अलग डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहे हैं वो लगभग क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब आप रोटरी को सेलेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका PCU, मैक्सिमम PCU आपका 3000 होना चाहिए व्हीकल पर आर, और मिनिमम PCU क्या होता है आपका 500 व्हीकल पर आर है, तब आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे रोटरी के डिज़ाइन को। ठीक है, PCU क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट, और ये होता क्या है और डिफरेंट व्हीकल के लिए इसकी जो वैल्यूज़ है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कवर किया है सेपरेटली, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लो ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि PCU क्या होता है और हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। ओके, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ सुइटेबल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ अ राइट टर्निंग ट्रैफिक इज़ वेरी हाई। ओके, तो जो अगर ट्रैफिक आ रही है, अगर वो राइट टर्निंग ट्रैफिक है और उसका प्रोपोर्शन बहुत हाई है, मींस ग्रेटर देन 30%, उस केस में आप क्या करोगे, रोटरीज़ को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर राइट टर्निंग ट्रैफिक का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या करोगे, रोटरी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब राइट टर्निंग ट्रैफिक क्या हुआ, मतलब यहाँ से अगर कोई व्हीकल, ये आपका रोड है, ठीक है, और यहाँ से आपकी कोई व्हीकल आ रही है, ठीक है, तो अगर वो राइट टर्निंग ट्रैफिक मींस इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर उसका प्रोपोर्शन 30% से ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या लोगे, रोटरी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ सुइटेबल फॉर मोर देन 4 अप्रोचेस। ओके, अगर आपकी अप्रोचेस 4 से ज़्यादा हैं तो रोटरी आपके लिए सुइटेबल होती है। ठीक है, आप 4 अप्रोच के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो बट ये मोर देन 4 अप्रोचेस के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके डिज़ाइन क्राइटेरियाज, दैट इज़ रेडियस ऑफ एंट्री, एग्जिट एंड दी सेंट्रल आइलैंड। ठीक है, तो उसके कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसे क्या होना चाहिए और इसका वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबको कवर अप करते हैं। तो पहले देखते हैं, रेडियस ऑफ एंट्री शुड बी रिड्यूस्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल इन अ रोटरी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका जो रोटा आप
एंट्री का रेडियस जो है वो कम कर देते हो तो अंदर में जो मूवमेंट है वो आराम से हो पाएगी और जितनी भी ट्रैफिक है ये सेंट्रल आइलैंड के अराउंड ये आराम से पहले निकल जाएगी। तब आप क्या होगा, निकलने वाला रेडियस आपको बड़ा करना पड़ेगा और एंट्री का रेडियस आपको कम करना पड़ेगा ताकि जितनी भी व्हीकल अंदर आ रही हैं वो आराम से बाहर पहले निकल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, एग्जिट रेडियस शुड बी ग्रेटर देन दी रेडियस ऑफ अ एंट्री एंड दी सेंट्रल आइलैंड। मैंने आपको बताया कि जो एग्जिट रेडियस है और सेंट्रल आइलैंड का रेडियस है वो एंट्री के रेडियस से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता है, आपने एंट्री का रेडियस बड़ा कर दिया और एग्जिट का रेडियस क्या किया आपने, कम कर दिया, तो एंट्री का रेडियस बड़ा है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, और एग्जिट का रेडियस कम है तो आपके क्या हुई, उतनी गाड़ियाँ बाहर नहीं आ पाई, तो क्या हो जाएगा, आपका जैम कंडीशन हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपको एंट्री का रेडियस कम करना है और एग्जिट का रेडियस ज़्यादा करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सो दैट द व्हीकल कैन डिस्चार्ज एट अ वेरी फास्टर रेट। इससे क्या होगा, व्हीकल जो है बहुत फास्टर रेट से वहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, दैट इज द रेडियस ऑफ अ सेंट्रल आइलैंड। ठीक है, अब रेडियस ऑफ अ सेंट्रल आइलैंड कितना होता है, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड विल बी इक्वल्स टू 4/3 और 1.33 टाइम्स ऑफ अ रेडियस ऑफ अ एंट्री। ओके, एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ एग्जिट, रेडियस ऑफ एग्जिट की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 1.5 से लेके 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ एंट्री होती है। ये दोनों वैल्यू आप ध्यान रखो क्योंकि कभी आपको क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो रेडियस ऑफ एग्जिट, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड और रेडियस ऑफ एंट्री के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो आपका क्या रिलेशन है, जो रेडियस ऑफ एग्जिट है वो सबसे बड़ा होता है, उस रेडियस ऑफ अ सेंट्रल आइलैंड होता है, देन क्या होता है आपका सबसे कम क्या होता है, रेडियस ऑफ अ एंट्री, और वो कितनी वैल्यूज़ की रेंज होती है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज एंट्री एंड एग्जिट विड्थ is governed by the traffic entering and leaving the intersection and the width of approach road। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर से आपका जो एंट्री और एग्जिट विड्थ है, इस आपको कितना विड्थ देना पड़ेगा रोटरी के लिए, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितना ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर तो आप ज़्यादा विड्थ दोगे, अगर आपका कम ट्रैफिक आ रहा है तो आप कम विड्थ दोगे। ओके, तो ये था हमारा 4 जो है रेडियस ऑफ एंट्री, एग्जिट एंड द सेंट्रल आइलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दी रोटरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ रोटरी के बारे में। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ रोटरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस उसी टॉपिक से आपके लिए फ्रेम होंगे कॉलेज लेवल एग्जाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में भी। ठीक है, ये था आपका रोटरी के बारे में डिस्क्रिप्शन, ताकि आप समझ जाओ कि रोटरी क्या है और उसके जो कुछ टर्म्स हैं, यानी कि उसको कब सेलेक्ट करते हैं, ये सब भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम पीसीयू कितना होता है, मिनिमम पीसीयू कितना होता है, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है आपका एंट्री और एग्जिट रेडियस का रिलेशन है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट करते हैं हमारे टॉपिक, दैट इज़ दी कैपेसिटी ऑफ अ रोटरी। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ पर से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ रोटरी निकालने का फॉर्मूला है 280W 1 + E/W 1 - P/3 1 + W/L। आप इसे ज़रूर नोट करो और इसकी वैल्यू भी आपको कभी कभी पूछ दी जाती है कि कैपेसिटी ऑफ अ रोटरी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर आवर और इट इज़ किलोमीटर पर आवर और PCU पर आवर, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ PCU per hour। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ PCU per hour। Okay, so what are these terms, what are the W, E, L, P? So we will see all of them one by one. Okay, so first we will see what is the P. So P is the proportioning ratio। अब proportioning ratio क्या है आप पूछोगे, ठीक है, तो proportioning ratio समझने के लिए पहले आप देख लो कि merging, diverging और weaving होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, अगर कोई ये आपकी व्हीकल है और ये क्या हो रही है, आपका इसमें आके मर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मर्जिंग। अगर ये आपकी व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ये इधर चली गई तो ये क्या हो गया आपका डाइवर्जिंग। और अगर ये व्हीकल इसमें आई मीन्स इसमें मर्ज हुई और फिर यहाँ से निकल गई, दैट इज़ दी डाइवर्जिंग। मर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग इज़ नोन एज दी वीविंग। ओके, अब आपको समझ में आया कि वीविंग क्या होता है, जब आप उसमें मर्ज हो रहे हो और फिर उसके बाद डाइवर्ज हो जा रहा है तो उसे क्या बोलते हो आप, वीविंग बोलते हो। ठीक है, तो वीविंग और क्रॉसिंग ट्रैफिक डिवाइडेड बाय द टोटल ट्रैफिक इज़ नोन एज दी प्रपोर्शनिंग रेशियो। ठीक है, प्रपोर्शनिंग रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शनिंग रेशियो होता है क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टू टोटल ट्रैफिक का रेशियो। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कहाँ तक रेंज करती है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कोई इस स्मॉल MCQs टाइप में कि इसकी वैल्यूज़ जो है आपको कहाँ तक रेंज है। इसकी वैल्यू है 0.4 to 1 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्हाट इज़ एल। एल इज़ द लेंथ ऑफ अ वीविंग सेक्शन, ठीक है। जो वीविंग सेक्शन है मतलब बीच का जो आपका जहाँ वीव हो रहा है, मतलब मर्जिंग और डाइवर्जिंग यहाँ पर हो रहा है, उसका लेंथ जो है वो है आपका एल, ठीक है। थर्ड क्या है आपका विड्थ ऑफ अ वीविंग सेक्शन। अब विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन क्या है आपका, जहाँ पर आपका वीविंग हो रहा है उसका विड्थ है, ठीक है। तो विड्थ विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2/2 प्लस 3.5 मीटर, ओके। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज ई। ई इज़ द एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री और एग्जिट, ओके। तो एंट्री और एग्जिट की विड्थ जो है उसका जो एवरेज है उसे आप क्या बोल रहे हो, ई बोल रहे हो, ठीक है। तो ये थे सारे टर्म्स जो कि कैपेसिटी ऑफ अ रोटरी निकालने के लिए आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे वैल्यूज़ को आप पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकोगे वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जहाँ से हमेशा गेट वगैरह में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दैट इज़ द पीक आवर फैक्टर, ओके। तो पीक आवर फैक्टर देखेंगे और पीक आवर फैक्टर का न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।